चूक करते हैं दोस्त, गलती करते हैं दोस्तों। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे पूरे देश को कैसे, हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो खेती को आधुनिक खेती बनाता है। जो खेती का हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, खेती बहुत बेहतर होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें विज्ञान तंत्रज्ञान आना चाहिए। ये सब करने का काम कौन करता है? ये करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, इन फैक्ट्रियों के लिए खेती में तैयार हुआ जो माल है वो रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल के हिसाब से उनका फैक्ट्री में माल तैयार होने वाला है, तो पूरा ध्यान उस पर देते हैं। अभी हम जब एमकोल की फैक्ट्री कर रहे हैं, एमसीएनजी की फैक्ट्री करेंगे, तो हम चाहेंगे ना ज्यादा से ज्यादा नेपियर गैस हमें मिले। जब वो ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा तभी हम बेहतर कर पाएंगे, और ज्यादा अगर उत्पादन हुआ तो उसकी फिजिबिलिटी में बहुत सस्ता पड़ेगा हमें भी, उन्हें भी। तो इसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं खेती के ऊपर। आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल, ये सभी खेतों में, उनके देश में खेती की इतनी जो आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि ये सब 100% बिजनेस के एंगल से किया जाता है। खेती ऐसे नहीं की जाती कि खेती में माल तैयार करना और बेचना है लोकल मार्केट में, नहीं। वो खेती में माल तैयार करना करके हमें फैक्ट्री में लाना है और उससे वस्तु का उत्पादन करना है। बस इस एक चीज की वजह से उनका खेती का इतना आधुनिकीकरण हुआ है। पर एकड़, पर हेक्टर कैसे हम ज्यादा आउटपुट करें, कौन सी चीज, कौन सी वैरायटी लगाए, किस तरह से उसके प्रैक्टिसेस करें, सब कुछ फिर उसमें आती है, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग की वो एक एक्टिविटी होती है, और वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आप देखो कि इतना अंतर है हमारी पर हेक्टेयर एक उत्पादकता और पूरी दुनिया को, इन देशों के। वो देखते हैं कि कौन सी, वो देखते हैं कि हर जगह पे जो कुछ चैलेंजेस है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, या जो कुछ काम और एफिशिएंटली करना चाहिए, तो वो चीज एफिशिएंट करने के लिए, बेहतर करने के लिए कौन सा मशीन हम लोग तैयार करें। उनके जो मशीन है उन्होंने अपने चीजों के लिए बनाए हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी, उनकी जो इक्विपमेंट्स है, अलग अलग देखते हैं हम लोग यंत्र, वो उनकी जरूरत से उन्होंने बनाई है। उनके में ऐसी खेती होती है, ऐसी जमीन है, ऐसी हवा है, तो उसके अनुसार उन्होंने वो खेती, वो विज्ञान तंत्रज्ञान, वो मशीनरी वो डेवलप किए। अभी हाइड्रोपोनिक्स, अभी हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसी खेती की जहां मिट्टी की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का पूरा वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस पर खेती करते हैं। अभी वो इस ऐसे देशों में करते हैं कि उनके पास जमीन ही नहीं है। जिनके पास ऐसी उपजाऊ मिट्टी नहीं है वो ये करते हैं कृत्रिम हाइड्रोपोनिक्स। जापान में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, वेस्टर्न यूरोप में करते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है वो जैसे हमारे पास कुदरत ने जो दिया है वो उनके पास नहीं है। तो वो समस्या सॉल्व करने के लिए फिर उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला है, हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों अभी इजराइल में भी अगर आप देखोगे ना, इजराइल में टिबक सिंचन की एक करते हैं, इजराइल में अलग अलग मॉडर्न बेहतर खेती की जाती है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऐसा हम समझते हैं। वो क्यों है? क्योंकि इजराइल ऐसा देश है कि उनके यहाँ सिर्फ 20% ऐसी जमीन है कि वहां खेती हो सकती है। इजराइल देश में 80% जो जमीन है वो तो पूरा वीरान है। ऐसी जमीन है कि जहां बिल्कुल खेती नहीं हो सकती। अब ऐसे 80% जमीन पे हम कैसी खेती करें? ऐसे प्रॉब्लम में फिर उन्होंने सब सॉल्यूशन डेवलप किए। जितना थोड़ा सा पानी उनके पास है, कैसे हर एक बूंद का हम उपयोग करें और खेती करें, इसलिए उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन डेवलप किए। इसलिए उन्होंने ठिबक सिंचन डेवलप किया, और वो फिर हम देखते हैं कि वो सबसे आधुनिक, सबसे बेहतर है। वो हर देश अपने प्रॉब्लम से के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है। इनफैक्ट ये सभी देशों में अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट कौन तैयार करता है, अगर आप देखोगे ना, तो हर तरफ आपको भारतीय नजर आएगी। अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती है ये देश, इनकी जो R&D फैसिलिटीज होती है, यहाँ बहुत सारे आपको भारतीय नजर आएंगे। हर जगह है, सिर्फ नासा में नहीं, तो हर जगह रिसर्च में भारतीय आपको नजर आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे देश का आधुनिकीकरण, हमारे देश में खेती का आधुनिकीकरण के बारे में जब परिसंवाद होता है, जब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बड़े बड़े लोग मंच पर आते हैं और बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि हमारे देश में तो ये आधुनिकीकरण पॉसिबल ही नहीं। हमारे देश में, हमारे भारत में, जहां लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी खेती है, वहां कैसे हम ये यंत्र लाएं, कैसे हम लोग ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? नहीं पॉसिबल है। हमारे देश में जहां ऊपर नीचे जमीन है, ऐसा है, इसकी वजह से हम लोग नहीं कर सकते। मुझे समझ में ही नहीं आता, अगर इजराइल ने
अपने प्रॉब्लम्स के अनुसार कुछ यंत्र तैयार किए। अमेरिका ने अगर उसके पास इतनी सारी जमीन है जो बंजर है, उसके अनुसार यंत्र तैयार किए, उसके पास मनुष्य नहीं है। वो सब यंत्र, वो सब चीजें हम कैसे सोचते हैं कि हम यहां अपने देश में लेके आए और उस अपने देश के खेती को उसका आधुनिकीकरण करें? कैसे उनके जो यंत्र टेक्नोलॉजी वो सब लाके हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले? उन्होंने अगर सरदर्द के लिए गोली बनाई है तो वो सरदर्द की गोली लेके हम अपना घुटनों का दर्द कैसे सॉल्व करें, मुझे बताइए। हमें अपने जो प्रॉब्लम्स है, इनफैक्ट मैं समझता हूं कि हमारे पास इतने संसाधन, इतनी चीजें जो उनके पास नहीं है। हमारे पास बहुत कम चैलेंजेस है। हम सिर्फ अपने चीजों के ऊपर फोकस करें तो ये सभी सोल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हम तो ऊपर से क्या करते हैं कि ये जो उन्होंने बनाई हुई जो यंत्र है वो यहां लाके बेचते हैं। सबसे अच्छा काम भारतीय क्या कर सकते हैं? तो गुलामी। आप आईआईटी में पढ़ते हो, आईआईएम में पढ़ते हो और बाद में क्या करते हो? तो बाद में ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके बहुत टॉप लेवल, टॉप पोजीशन पे जाके बैठते हो और वहां के मशीनरी आके यहाँ बेचने की काम करते हो। यहाँ परिसंवाद में जाते हो, कॉन्फ्रेंस में जाते हो और वहां बातें करते हो। आप अगर इतने पढ़े लिखे हो तो अपने किसानों के बारे में सोचो ना। सोचो अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें कैसे सोल्यूशन लेके जा सकते हैं। इजराइल अगर 80% जो बंजर जमीन उसको इतना कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं? ये कोई करता ही नहीं है। हमें चाहिए कि एक अच्छी राइट टेक्नोलॉजी एट राइट प्राइस हम डेवलप करें। हमारे लोगों की क्या जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर पूरा फोकस करें तो हम भी बहुत बेहतर ऐसे टेक्नोलॉजी यंत्र का निर्माण कर सकते हैं जो करना चाहिए। इनफैक्ट अब आज की परिस्थिति ऐसी है भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्योंकि ये सब चीज कैसे बेहतर होगी? तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। कैसे राइट टेक्नोलॉजी आएगी? जब आप मैन्युफैक्चरिंग करो। अभी ये जो हम देखते हैं खेती कैसे बेहतर होगी, आधुनिकीकरण होगी? जब आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करोगे, प्रोसेसिंग में काम करोगे, तब आप देखोगे कि कैसे मुझे बेहतर रॉ मटेरियल किसानों से, खेतों से आएगा और उसके ऊपर काम करोगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आज है। इनफैक्ट जो देखो, मैं सब कुछ जो चीजें होती है जो हम करते हैं, मैं ट्रांसपेरेंटली, सिंसियरली आपके सामने हमेशा रखता हूं। क्लियरली जो भी कुछ होता है मैं क्लियरली आपके सामने रखता हूं कैसे से होता है, और बहुत ओपनली ये डिस्कस भी करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग की आज हमारी ऐसी परिस्थिति है दोस्तों कि इस बायोकोल के लिए, अभी बायोकोल ऐसी संकल्पना ही नहीं थी लोगों को। हमारे भारतीय मार्केट में इनिशियली जो प्रोजेक्ट लगाने थे, हमें एमकोल के लिए जो मशीन मार्केट से लेने थे, तो परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई मशीन बनाता ही नहीं है। सबसे पहले तो बायोकोल, एमकोल, ये कोई संकल्पना ही नहीं जो हम लोग डेवलप करते, हमने पहली बार डेवलप किया। और हम ऑफकोर्स आने वाले दिनों में पायोनियर होने वाले इन सब चीजों में, इस सेक्टर में नंबर 1 होने वाले। लेकिन परिस्थिति क्या थी पहले? बायोमास ब्रिकेट, खेतों में जो पड़ा हुआ कचरा है उससे ब्रिकेट बनाना और उसको बेचना। कचरा मिल रहा है, सोयाबीन का कचरा लीजिए, मूंगफली का लीजिए, यहाँ से वहां से लीजिए, उसमें कुछ मिट्टी आती तो डालिए, फिर उसको ब्रिकेट्स बनाए और बेचे किसी भी रेट में। कुछ उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह, कुछ क्वालिटी उसका कुछ लेना देना है नहीं। बस वेस्ट मैनेजमेंट जैसा काम है, उसके लिए यंत्र। और कौन से यंत्र? जो भी कंपनी यहाँ सो कॉल्ड यंत्र बनाती है, मशीन बनाती है, कोई खुद नहीं बनाता, कोई उसके ऊपर काम नहीं करता। सालों साल ऐसे ही मशीन बन रहे हैं। और ऊपर से हाइट ये है कि ये लोग सब चाइना से मंगवाते हैं, बाहर से मंगाते, कुछ नहीं खुद करते। खुद करते ना तो बेहतर करने की कोशिश करते, नहीं कर रहे कोई। हर कोई आ रहा है, अपने ठप्पा मार रहा है और उसको बेच रहा है। इससे इवन सोलार पैनल की बात, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा सोलार प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं वो हम भारत लगा रहा है। लेकिन इतनी सारी कंपनियां जो भारत में काम कर रही है, चाहे वो ज्यादा मेगावाट में सोलार के प्रोजेक्ट लगा रही है, या इवन आपके घर पे जो रूफटॉप के ऊपर पानी गर्म करने के लिए जो सोलार का यंत्र लगाया हुआ है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां ये जो सोलर पैनल लगाते हैं, ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता। ये सभी कंपनियां 95% वो बाहर से यानी चाइना से लेके आते हैं। ये सभी पैनल चाइना बनाता है और ये सिर्फ वहां से लाते हैं और यहाँ फिट करते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ अगर हम लोग सोलर पैनल तैयार करें तो या उसको ज्यादा कॉस्ट लगती है। अरे करो ना फिर,
कॉस्ट करो, उसके ऊपर काम करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो कि कैसे हम चाइना से बेहतर सस्ती चीजें बनाए, बेहतर चीजें बनाए। नहीं करता कोई काम, नहीं, उनको जाना नहीं उसमें, उनको सिर्फ बाहर से लाना है और यहां से बस अपना नाम लगा के बैठना है। ऐसी परिस्थिति आज इस मैन्युफैक्चरिंग में है। तो अगर हमें अपनी खेती को आधुनिक करना है, खेती को बेहतर करना है, खेती की डेवलपमेंट करना है, तो उसका एक ही तरीका है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप अपने खेती में करेला तैयार कर रहे हो ना, करेला, तो सोचिए कि उस करेला से मैं क्या करूंगा, कि करेला की प्रोसेस करूं करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके कौन सी वो चीज मैं तैयार करूंगा जो मैं बेच सकता हूं, मार्केट में बेच सकता हूं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच सकता हूं। एक बार आपने ये कर लिया तो फिर आप जाएंगे और देखेंगे कि करेला की कौन सी वैरायटी है जो ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किसानों को देगी। फिर किसान भी ऐसे सिर्फ बैलों को लेकर नहीं खेती करेगा, वो भी यंत्रों के साथ खेती करेगा, जब उसको पता है कि ये कंपनी सब कुछ खरीदने वाली है और आप भी उसके तरफ देखो। तो यही एक तरीका है इसको बेहतर करने का। और जब भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं तो सिर्फ खेती नहीं बेहतर होगी, खेती तो मॉडर्नाइज होगी, आधुनिक होगी, लेकिन उसके साथ हर वो पहलू, पूरा जो वैल्यू चेन है ना, आपने प्राइमरी प्रोड्यूस करके जो रॉ मटेरियल तैयार किया उससे लेके फैक्ट्री तक हर चीज का आधुनिकीकरण होगा। फैक्ट्री तक वो चीज पहुंचने के लिए जो कुछ होता है हर चीज का आधुनिकीकरण। यानी अगर आप मच्छीमारी कर रहे हैं, अगर आप फल का उत्पादन कर रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, तो पहले आप देखोगे कैसे उस मछली का शेल्फ लाइफ बढ़े, कैसे इमीडिएटली मैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखूं, या कौन सी ऐसी सॉल्यूशन वो तैयार करूं कि जिसके वजह से वो जल्द से जल्द फैक्ट्री तक पहुंचे, वो खराब ना हो, फ्रेश पहुंचे, फल वैसे पहुंचे। फिर वो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी है, मछली को कुछ लगाना है, फलों को कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी, वो होगा, उसके ऊपर लोग काम करेंगे। ऐसे हर अलग अलग लेवल पे ये वैल्यू चेन मॉडर्नाइज होगी, ये बेहतर होगा। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन आज हमारे खेतों में, यानी भारत ऐसा देश है कि बहुत सारा माल, बहुत सारा एक कृषि माल हमारा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक जो होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन ये पूरी चीज को जब मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ते हो आप, तो हर चीज का ख्याल रखा जाता है, बेहतर लॉजिस्टिक, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर स्टोरेज इसमें आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी देश में, तो बहुत ज्यादा रोजगार निर्मित इससे होती है। हमने देखा कि अलग अलग वैल्यू चेन पे अलग अलग एक्टिविटीज काम करते हैं। कोल्ड स्टोरेज का अगर काम किया आपने, प्री प्रोसेसिंग काम किया, तो उसके लिए कुछ यूनिट लगाना, उसके लिए कुछ स्किल लेबर तैयार करना, उसके लिए हर चीज के लिए लोग लगते हैं। और फिर ये लोग, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको रोजगार मिलता है। और जो खेती के ऊपर प्राइमरी जो चीजें होते हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। आज इतने सारे लोग डायरेक्टली मजदूर करके काम कर रहे हैं खेतों में, खेत हो, फल उत्पादन हो। और हम कहते हैं कि भारत में मजूरी बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज अगर वो लोग आए, मजूर आए और हाथ से करे, तो उनको बहुत ज्यादा 300-400 रुपया दिन का देना पड़ता है। अभी वो क्यों ना ले, क्योंकि उनको पता ही नहीं आज आप उनको काम देंगे, आगे के 2 महीने उनको काम मिलेगा कि नहीं, उनको नहीं पता। 2 दिन काम मिलेगा, हफ्ता भर काम मिलेगा, उनको पता ही नहीं आगे क्या होगा। उसी जगह पे अगर उनको 6,000 रुपए के आप नौकरी तैयार करके दो, वो बहुत ज्यादा खुशी से करेंगे 6,000 रुपए के ऊपर। तो इससे लोगों की एक शाश्वत इनकम, एक गारंटी का इनकम शुरू होता है, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होती है। इनफैक्ट किसी भी देश में अगर गरीबी का निर्मूलन करना है, अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का निर्माण करना है, तो उसके लिए प्री कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा करना पड़ता है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करना। देश का तो छोड़िए, लेकिन अपने तहसील में अगर आपको ये काम करना है, हमारे तहसील में, हमारे गांव में अगर आपको गरीबी का निर्मूलन करना है, रोजगार निर्मित करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करो। आप अपने तहसील में अगर बिजनेस का निर्माण कर रहे हो और उसमें सिर्फ सेलिंग का निर्माण कर रहे हो या मार्केटिंग नेटवर्क का निर्माण कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। उससे ना गरीबी का निर्मूलन होगा, ना उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट तभी होगी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और आप जब अपने गांव का ख्याल रखोगे, तहसील का ख्याल रखोगे, तो अपना देश ऑफकोर्स वो भी आगे जाएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ आप जो चीजें तैयार करते हो ना, वो पूरी दुनिया में बेच सकते हो।
और पूरी दुनिया में जब आप एक चीजें बेचते हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो, तो आपको बहुत कीमती ऐसा अंतरराष्ट्रीय चलन मिलता है। आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय चलन क्या है? तो अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर अंतरराष्ट्रीय चलन है, जिसके बाद जितना ज्यादा डॉलर उतना उसके बाद अच्छी पूंजी है वो आके इकोनॉमिक अच्छी चीजों के लिए उसका उपयोग करेगा। लेकिन हजारों सालों तक ये अंतरराष्ट्रीय जो चलन था वो क्या था? तो वो था सोना। हम कहते हैं कि हमेशा भारत जो दुनिया में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का निर्माण करता था, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 था, और उसके लिए एक ही चीज, एक ही वजह थी, वो थी एग्रीकल्चर, खेती। एकदम बराबर वो खेती थी कि जिसकी वजह से हम इतनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन सिर्फ खेती नहीं, हमारा भारत वो खेती में तैयार हुआ माल नहीं बेचता था, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग करके वो चीजें बेचता था। हम कपास का निर्माण करते थे और उससे वस्त्र तैयार करके पूरी दुनिया में ये वस्त्र बेचते थे, और वस्त्र में हमारा नंबर 1 था। मैन्युफैक्चरिंग में जो जहाज का निर्माण होता है, पूरी दुनिया में जितने भी जहाज थे वो 50% जहाज हमारे भारतीय बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग मसाले में भी जो चीजें थे वो हम तैयार करते थे, पूरी दुनिया में बेचते थे। मैन्युफैक्चरिंग के सिवा आप कर ही नहीं सकते फॉरेन ट्रेड। अभी उन दिनों जो बिजनेस हमने किए, जो मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को बेचा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो हम मसाले पूरी दुनिया को देते थे, अभी ये मसालों का बिजनेस करने के लिए जो मोनोपोली थी भारत के साथ, वो थी अरब लोगों की। ये अरब देश है ना अभी, जो भी ऑयल एंड गैस बेच के इतने अमीर हो गए। एक जमाने में ये हमारे मसाले बेचा करते थे, उनकी पूरी मोनोपोल थे, पूरा हमारा मसाला लेकर अगर चाइना को भी चाहिए तो वो देते थे, यूरोपियन बाकी सभी देशों को। और मसालों के बदले में ये क्या देते थे? तो सोना। अंतरराष्ट्रीय चलन क्या था उस टाइम पे? सोना। ये लिखा हुआ है सभी जगह ग्रंथों में भी कि वो जहाज भर के सोना लेके आते थे भारत में, और वो सोना भारत को देके उसी जहाज में फिर मसाले लेके चले जाते थे। तो भारत के पास इतना ही अंतरराष्ट्रीय चलन, इतना सोना था, और इसी की वजह से भारत को हमेशा सोने की चिड़िया कहते हैं। और आज भी ये जो परिस्थिति है ना किसानों की, पता जो अभी देखे ना, हमारे जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, उसको क्या रेट मिलेगा, क्या दाम मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है। और जब भी मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूं तो हमेशा वो एग्जांपल जो मेरे सामने आता है वो एक प्याज का है। ऐसी कौन सी वस्तु ऐसी हो सकती है, कौन सा ऐसा बिजनेस हो सकता है कि जहां उस प्रोडक्ट का मूल्य 10 गुना बढ़ता हो, 10 गुना कम होता हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी जब मार्केट में सप्लाई कम होता है, डिमांड बढ़ता है, तो प्याज 50-60 रुपए किलो हो जाता है। वो देख के किसान पैसे लाता है, यहां वहां से कर्जा लेता है, प्याज की खेती करता है, और 3-4 महीने के बाद जब फसल आती है तब देखता है तो मार्केट में वो उसका मूल्य जो 50-60 रुपए किलो था वो 5 रुपए भी नहीं है। यानी वो फसल में काट के मार्केट तक लेके जाऊं इतना भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बिल्कुल उससे भी ज्यादा पैसा ही मुझे देना पड़ेगा, उससे 1 रुपए का फायदा नहीं होता है किसान। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में कोई भी धंधा ऐसा नहीं होगा जैसे किसान आज की तारीख में हमारे देश में करते हैं। चाय का भी ठेला लेते हैं तो हमें पता होता है कि चाय 5 रुपए में बेचनी है, 10 रुपए में बेचनी है, तो 5 की 50 कभी नहीं होगी, या 5 से 50 पैसे। और ये अगर परिस्थिति बदलनी है तो उसका भी एक ही तरीका है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। उस प्याज के ऊपर क्या चीज तैयार कर सकते हैं, तो कौन सी वो चीज है, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस करके बेच सकते हैं। अगर वो हम करें तो किसानों को भी एक शाश्वत इनकम, एक गारंटेड इनकम मिलेगा, और फिर उस इनकम के साथ फिर उनकी जो परिस्थिति है वो बेहतर होती जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का